हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। तो आज हम वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनकी जरूरत क्यों है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर इसकी ये डिफरेंशिएट कैसे है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि आखिर फिजिक्स क्या है, क्योंकि हम फिजिक्स से कनेक्टेड ही वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने अराउंड का फिजिकल वर्ल्ड जो है, उस फिजिकल वर्ल्ड को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब फिजिकल वर्ल्ड है, और इसमें जो भी फिनोमेनाज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, सबको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे फिजिक्स का पार्ट है। तो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है जिसमें हम मोशन के को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्वांटम फिजिक्स है जिसमें हम क्वांटम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी यूनिट है जिसमें हम चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हमारे फिजिक्स का पार्ट है। अब जो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि लोग अपनी थ्योरीज प्रपोज करते हैं कि ये जो है इसके पीछे ये रीजन है। जैसे तुमने थ्योरीज पढ़ी होंगी, जैसे न्यूटन्स की ग्रेविटेशन थ्योरी। तो न्यूटन ने क्या बोला कि जो एप्पल है जो उसके सिर पे आके गिरा, उसका रीजन क्या है कि अर्थ उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। ये उसकी थ्योरी थी, ठीक है ना, जिसको हम न्यूटन्स की ग्रेविटेशन थ्योरी कहते हैं। बहुत सिंपल वर्ड में मैं बात करूं तो अगर इस थ्योरी को हमें बेटर रिप्रेजेंट करना है और इसको मैथमेटिकल टर्म्स में हमें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में अप्लाई करना है, तो इस थ्योरी को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं, और इन फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हम थ्योरी को बेटर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्रेविटेशन थ्योरी में अगर तुम्हें थोड़ा आइडिया होगा, 9th-10th में पढ़ाई जाती है कि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स लगेगा। तो ये जो m1 m2 है, ये मास है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। r जो डिस्टेंस है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ग्रेविटेशन लॉज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज में डिटेल में जाऊं तो तुम्हारा मन कर सकता है कि सर कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं क्या फिजिकल क्वांटिटीज? तो ऐसा नहीं। फिजिकल क्वांटिटीज अगर तुम्हें डिफाइन करनी है तो वो दो प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए। कौन सी दो प्रॉपर्टीज? कि कोई ना कोई वो फिजिकल फेनोमेना को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो किसी फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो हम क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते। तो तुम नहीं बोल सकते कि सर गोस्ट मीटर बनाया है मैंने, एक क्वांटिटी डिफाइन की है जो है गोस्ट मीटर। तो ये चीजें तुम ये एज अ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि गोस्ट फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज में वो है कि वो फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल होनी चाहिए। अगर तुम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर से उसको डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो तुम बोलोगे सर ठीक है, आपकी फर्स्ट कंडीशन है कि फिजिकल क्वांटिटीज किसी फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो सर लव तो फिजिकल फिनोमेना है, हम बढ़िया ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, इतना स्ट्रांगली फील करते हैं। तो मैं एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करता हूं लव मीटर। तो फिर मैं बोलूंगा कि देखो लव मीटर मेजरेबल नहीं है, इसलिए लव मीटर जैसी क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते। तुम्हारी स्केल क्या होगा लव मीटर का? तुम बोलोगे परसेंटेज में, तो 0% लव का मतलब क्या है, 100% लव का मतलब क्या है? तो उन चीजों को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो फिर लव मीटर में लव मेजर नहीं है, तो मेजरेबल नहीं है, तो फिर से तुम उसको फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो।
तो तुम वही फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर सकते हो जो किसी ना किसी फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करें और वो मेजरेबल हो। जैसे फोर्स है, मेजरेबल है, मासेस है, मेजरेबल है, डिस्टेंस है, मेजरेबल है, फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेजरेबल है। ठीक है ना? तो जो मेजरमेंट करते हैं वो हम किसी ना किसी यूनिट में करते हैं, ठीक है ना, और वैल्यू का कुछ मैग्नीट्यूड होता है। अभी के लिए फिजिकल क्वांटिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी सही है, इतनी बहुत है। जो आगे बढ़ते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। 12th तक लेवल की हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज को 3 में बांटते हैं, 2 में बांटते हैं, कुछ बुक्स 3 में बांटती हैं, हम 3 में बांट लेते हैं। तो फर्स्ट है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर हो सकती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो सारी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड बताना इनफ है, तो हम उनको बोलेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड किसी ना किसी यूनिट में होगा, तो यूनिट उसमें इंक्लूडेड है। तो मैं सिर्फ वर्ड मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं, बट वो विद यूनिट ही हो सकता है। विदाउट यूनिट किसी भी चीज को मेजर किया जाएगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना? अब हर हर क्वांटिटी को मेजर करने की कुछ यूनिट होती है। जैसे लेंथ है, अगर मैं सिर्फ बोलूं कि लेंथ 1 है, तो भाई 1 क्या है? 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 1 लाइट ईयर है ना? तो यूनिट बताना जरूरी होता है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल होनी चाहिए, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होगा उसमें यूनिट भी इंक्लूडेड होगी। अभी के लिए हम ऐसा ले रहे हैं। तो कमिंग बैक, कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? कि ऐसी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज which can be represented completely by its magnitude only, उन सबको क्या बोलेंगे? हम स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। तो इसमें कुछ नया नहीं है, जो भी तुम अब तक पढ़ते आ रहे हो वो सब स्केलर क्वांटिटीज थी। जैसे तुमने पढ़ा होगा लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस टाइप की तुमने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी होंगी जो स्केलर होते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी क्वांटिटीज है तुमने जो पढ़ी हैं, और इनकी खास बात क्या होती है कि दे फॉलो सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्वांटिटीज के लिए। तो जो क्वांटिटी सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो करती हैं वो स्केलर है। सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? जो तुमने अभी तक पढ़ा है कि 2 + 2 4 होता है, तो ये तुम्हारा सिंपल एडिशन है। तो बेसिकली मास है, अगर हम मास को मास को लें तो 2 kg तुम्हारे पास कुछ है, 2 kg आम है, मैं तुम्हें 2 kg और दे दूं, तुमसे पूछूं कितने हुए, तो तुम क्या बोलोगे? सर बहुत सारे हो गए। नहीं, बहुत सारे नहीं, कितने हो गए? 4 kg हो गए। तो तुमने कुछ नहीं सोचा, क्या किया? 2 + 2 सिंपली 4 कर दिया। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको तुम सिंपली ऐड कर सकते हो, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उनको क्या बोलेंगे? हम स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है ना? तो इनके बारे में हमें कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यूकेजी एलकेजी से लेके अभी तक स्केलर क्वांटिटीज को ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है? तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं तो हम चलते हैं जो सेकंड टाइप की क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल, विच इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो हमारे आज का टॉपिक है,
इसमें क्या खास बात होती है, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, तो मैं डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज which require मैग्नीट्यूड तो होगा ही, as well as direction for their complete representation are called vector quantities। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी चाहिए। मतलब अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो सिर्फ तुम किस तरफ जाओगे, ये सिर्फ इस बात से नहीं पता कर सकते कि थप्पड़ का फोर्स कितना था, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि किस गाल पे पड़ा, है ना। जैसे तुम्हारी डोर है मेरे पीछे, उसको मुझे ओपन करना है, तो सिर्फ मैं फोर्स लगाऊं कि मैंने फोर्स लगाया डोर पे, ओपन होगी या नहीं, तुम आंसर नहीं कर सकते। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। अगर मैं इस डोर को अपनी तरफ खींचूंगा तो ये खुल जाएगी, अपने से दूर की तरफ धकेलूंगा तो नहीं खुलेगी। तो एक फोर्स हमारा काम कर रहा है, एक फोर्स नहीं कर रहा है। तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तभी तुम बता पाओगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंटली कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। दे फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तुम पूछ सकते हो कि सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो मैं कह रहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, आज का ये हमारा टारगेट नहीं है। बट इतना समझ लो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होगा कि अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और मैं 2 न्यूटन का फोर्स और लगाने लगूं, तो वैल्यू बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 4 न्यूटन हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए, हो सकता है 1 न्यूटन हो जाए रिजल्टेंट, हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए, या हो सकता है और इन बिटवीन कोई भी वैल्यूज हो जाए। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये इसको फॉलो नहीं करता। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में ऐड किए जा रहे हैं। तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, जिनको मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनके डायरेक्शन भी होते हैं बट वो वेक्टर्स नहीं होती हैं। जैसे मैं वेक्टर्स क्वांटिटी के एग्जांपल दूं कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो बहुत सारी क्वांटिटीज हम 11th-12th में कवर करेंगे जो वेक्टर्स हैं। ठीक है। बट जो मैं बोल रहा था कि कुछ क्वांटिटीज हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगी, बस इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, तो मैं वेक्टर नहीं बोल सकता उनको। जैसे एक ऐसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि अगर तुमने पढ़ा होगा 9th-10th में कि कोई वायर है, इसके अराउंड में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं तो इस वायर में से कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और इस डायरेक्शन, इसके करंट का एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है, बट इसका डायरेक्शन होता है। तुम बोलोगे कि सर ये डेफिनेशन तो फॉलो कर रहा है, बट मैं कह रहा हूं, बोलूंगा कि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अगर एक वायर ऐसे है और अगर एक वायर ऐसे है,
इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई वायर है तो इसमें करंट I1 प्लस I2 जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये वायर तुमने किस एंगल पे ज्वाइन किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये रहेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जितना चार्ज पर सेकंड इधर से आ रहा है, जितना चार्ज पर सेकंड इधर से आ रहा है, वो मिलके इधर से पास होगा। तो बेसिकली अगर इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर I2 आ रहा है, तो इधर I1 प्लस I2 जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये एंगल क्या है। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। समझ में आ रही बात? जैसे टाइम इसका एक और एग्जांपल है, टाइम भी हमारे लिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, श्योर। करने के लिए जैसे मैं कुछ बुक्स बोल रहा था कि कुछ बुक्स एक टाइप और डिफाइन करती हैं, विच इज रेशियो। मैं बता देता हूँ रेशियो क्वांटिटीज क्या होती है। रेशियो क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो डिफाइन की गई हैं एज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज which are ratio of two similar quantities are called ratio quantities। सिमिलर क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है। तुम बोलो सर वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ये रेशियो क्वांटिटी हुई, बिल्कुल नहीं। सिमिलर होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, टाइम अलग है, सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें दूं तो एग्जांपल है रिलेटिव डेंसिटी, या इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ये कैसे डिफाइन की जाती है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल जो डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिसकी हम रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, तो ये रेशियो क्वांटिटी है। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुमने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिफाइन किया जाता है। और कैसे डिफाइन किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये स्पीड अपॉन स्पीड का रेशियो है, इसलिए ये रेशियो फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, चलो, तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, रेशियो क्वांटिटीज क्या होती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दूं तो इनफ है। जैसे कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा वेट क्या है, तुम कहोगे सर 80 केजी, बात खत्म हो गई। ये तो नहीं पूछेगा कि बेटा 80 केजी ऊपर है कि नीचे है कि साइड में है ना। बट अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई तेरे पे थप्पड़ कितने न्यूटन का लगा, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि बेटा इधर से लगा और मैं इधर गया, है ना, तब वो कंप्लीट होगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। स्केलर क्वांटिटीज सिंपल लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, साथ में रेशियो होता है, रेशियो क्वांटिटीज हैं जो सिमिलर क्वांटिटीज के डिवीजन से डिफाइन कर दी जाती है। इनकी खास बात ये होती है रेशियो क्वांटिटीज की, ये यूनिट लेस होती हैं। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कुछ भी नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड अपॉन स्पीड, यूनिट क्या होगी, कुछ भी नहीं। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुमने पढ़ा होगा तो सिंपली बोल दिया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, क्योंकि ये
यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसका एक्सेप्शन होता है बट ठीक है, वो हमारा अभी का काम नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। ऐसे जिसका एक्सेप्शन एंगल होता है, एंगल होता है हमारा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बट फिर भी एंगल की यूनिट होती है तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एज सच ये रेशियो क्वांटिटी है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, बट स्टिल ये यूनिट होती है इसकी रेडियन। बट ठीक है, ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का काम है, अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं किसमें, वेक्टर्स में। तो वेक्टर में हम आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली इस चैप्टर का हमारा टारगेट क्या है कि जो भी काम तुमने अभी तक स्केलर के लिए सीखा है वो सारा काम वेक्टर के लिए सीखना है। तो तुमने स्केलर को ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, इक्वेट करना सीखा, फिर उनकी प्रॉपर्टीज सीखी, मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा, फिर उनके साथ और खेल करने सीखे, वो सब हमें वेक्टर के लिए सीखना है। और हम अपने आप को कन्फाइन कर रखेंगे कि जो फिजिक्स के लिए यूजफुल है उसमें ही, मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के हिसाब से पढ़ाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम जो समझना है हमें वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नई क्वांटिटी आई है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्वांटिटीज को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो एक तो अगर जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मास को m से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, ऐसे ही अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको लिए तुम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। बट क्योंकि ये वेक्टर है तो एक स्पेशल साइन होना चाहिए, इसलिए हम इसके ऊपर एक एरो बना देते हैं। तो अगर ऐसे बनाया मैंने ए वेक्टर, है ना, इसको रीड करेंगे ए वेक्टर, तो ये एरो बना दिया, इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन हमने यही किया है। तो ए वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूं तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसमें, सिंबल फॉर्म में, ठीक है। अगर यहां पे आगे बढ़े, अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो हम इसके लिए सिंबल जो है वो इस तरीके से यूज कर देते हैं। अगर मैंने ये मॉडुलस लगा दिया, ये मॉडुलस का साइन है, और मॉडुलस के अंदर क्या तुमने पुटअप किया उसके हिसाब से मॉडुलस बहुत अलग अलग काम करता है। तो अगर मैंने इसको ए वेक्टर पे मॉडुलस साइन लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ अब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और ये स्केलर होती है। ऑब्वियसली वैल्यू तो स्केलर ही होती है। फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, तो वो तो नंबर है, स्केलर है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। या कुछ कुछ बुक सिंपली इसको ए लिख देंगी कि ए वेक्टर वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड हैं। अगर मैंने सिर्फ ए लिख दिया मतलब ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। या अगर तुमने इस तरीके से मॉडुलस लिख दिया तो ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड है। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम फॉलो करते हैं। एक और जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो मेरे को दो चीज रिप्रेजेंट करनी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो मैं क्या करता हूं कि वेक्टर को ये जो एरो है उसको उस डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा जिस डायरेक्शन में वैल्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो गया, एरो इधर बन रहा है मतलब इधर डायरेक्शन है, बट मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो इस एरो की लेंथ होगी, वो जो लेंथ है
उसको हम प्रोपोर्शनल कर लेंगे मैग्नीट्यूड के। तो ये जो वेक्टर है ये मेरे को ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन तो मुझे एरो से समझ में आ रहा है। अगर इसकी मैं लेंथ मेजर कर दूं तो उससे मुझे मैग्नीट्यूड का आइडिया लग जाएगा। मतलब जैसे अगर तुम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तुमने सिस्टम क्या ले लिया कि 1 सेंटीमीटर इज 1 न्यूटन, तो अगर तुम्हें 4 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करना है तो तुम क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर का एरो रिप्रेजेंट कर दोगे। अरे इसमें तो इस रिप्रेजेंटेशन में मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन मिल गया। अरे इसमें जैसे इसको छोटे से सिमुलेशन से थोड़ा अगर तुम्हें बेटर समझ में आए तो देखो, ये वेक्टर है, ये इसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसकी लेंथ को चेंज कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। बट ये एरो जो है वो कंप्लीटली मेरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट समझ में आया हमें कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंबल में ऐसे करते हैं, ग्राफिकली ऐसे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट काम हमें आगे बढ़ने से पहले सिंपल सा काम हम देखते हैं, विच इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी मतलब कब वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल होंगे। जैसे अगर स्केलर में बोलूं कि x एंड y इक्वल है तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि इनकी वैल्यू सेम है ना। बट वेक्टर में अगर दो वेक्टर को इक्वल बोला जाए तो इसका मतलब दो चीज होता है, दो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और दूसरी चीज कि इनका डायरेक्शन पैरेलल होगा। पैरेलल है ना, तो इसका मतलब है कि अगर ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर इसके इक्वल है तो ये बी वेक्टर इसके पैरेलल रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, तो ये वेक्टर इक्वल होंगे। अरे बात समझ में, ठीक है ना। यहां से एक चीज जो हम और समझ सकते हैं वो ये है कि देखो, अगर वेक्टर पैरेलल हैं दो और मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, तो ये इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं ए को उठा के यहां ले आऊं, बी की जगह उठा लाऊं, तो भी ए वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि बी और ए सेम है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स को तुम रोटेट नहीं कर सकते, बट वेक्टर्स को उसके डायरेक्शन के पैरेलल अगर शिफ्ट किया जाए स्पेस में तो कोई परेशानी नहीं है, वो वेक्टर सेम ही रहेगा। ये ऑब्वियसली कुछ वेक्टर्स के लिए वैलिड नहीं होता है, ये वैलिड होता है फ्री वेक्टर्स के लिए। कुछ वेक्टर्स होते हैं जो बाउंड होते हैं, उनको तुम मूव नहीं कर सकते, बट अभी के लिए हम फ्री वेक्टर्स की बात करें तो फ्री वेक्टर्स को तुम रोटेट नहीं कर सकते, रोटेशन में तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट पैरेलल रखते हुए अगर तुमने शिफ्ट किया तो कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन पैरेलल। दोनों में से कुछ भी नहीं है अगर, तो फिर ये इक्वल नहीं रहेंगे। अगर पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं हो सकते, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्योंकि वेक्टर्स को मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं उनके बीच में एंगल भी डिफाइन कर सकता हूं जो मुझे रिलेटिव ओरिएंटेशन बताएगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो डिफाइन होगा वो होता है एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। इसका ध्यान रखेंगे, है ना। तो अगर तुम दो वेक्टर्स को टेल से टेल ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करो, अच्छा ये चीज मिस हो गई कि वेक्टर को जब हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एक हेड होता है और ये टेल होती है, ठीक है ना, ये एरो हेड
ये टेल। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब वेक्टर्स को तुम टेल से टेल ज्वाइन करते हुए इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ए का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, तो ये मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। छोटा वाला एंगल ही लेंगे, है ना, ये वाला नहीं लेते, छोटा वाला डिफाइन करते हैं। जैसे कुछ जगह तुम्हें वेक्टर्स को हेड से टेल ज्वाइन करते हुए भी ड्रॉ करना होगा, ऐसे भी ड्रॉ करना होगा, तो तुम्हारा मन कर सकता है कि ये वाला एंगल बिटवीन वेक्टर्स होना चाहिए, बट ये नहीं है। कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा, क्योंकि फिर से b का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। a का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। तो ये एंगल हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स होना चाहिए। इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ठीक है, चलो गोइंग फॉरवर्ड। मल्टीप्लिकेशन of a scalar with a vector। किसी स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा? जैसे इस चैप्टर में हम 3 टाइप की मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ वेक्टर में 2 टाइप, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो 3 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर। स्केलर क्या होता है? कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये सब स्केलर है। वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, रिप्रेजेंटेशन इसको इस तरीके से किया जाएगा कि अगर 3 का मल्टीप्लाई मैं a में कर रहा हूं तो उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो स्केलर में तो कुछ भी लिख दो, अगर तुमने xy लिख दिया तो भी इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐसे लिख दिया तो भी मल्टीप्लाई होता है, ऐसे लिख दिया तो भी मल्टीप्लाई होता है। ये तीनों चीजों का मतलब सेम है, वेक्टर में नहीं है। वेक्टर में अगर ऐसे लिखा है तो वो स्केलर मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर के लिए यूज होता है। अगर ऐसे लिखा है तो ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 वेक्टर्स को ऐसे लिखा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब तुम्हारा मन करे कि मैं ऐसे लिख दूं तो नहीं कर सकते, तुम्हारा मन करे तो मैं ऐसे लिख दूं तो नहीं कर सकते, तुम सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर कोई ए वेक्टर है तो 3a वेक्टर हमारा दूसरा वेक्टर है, वो क्या होगा, ये 3a वेक्टर जो है वो इस a वेक्टर के पैरेलल रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस a वेक्टर के 3 टाइम्स रहेगा। तो सारी समझ में? तो 3a वेक्टर जो है वो एक नया वेक्टर है जो a के पैरेलल है और मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स है। मतलब 2a वेक्टर का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन पैरेलल, मैग्नीट्यूड डबल। a/2 का क्या मतलब है? डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड हाफ। समझ में आ रही बस कुछ बात? ठीक है ना? तो जैसे इसको मैं थोड़ा रिप्रेजेंट करूं, थोड़ा सिंबल्स के टर्म में, तो लेट्स से k कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव के लिए ही हम बात कर रहे हैं अभी। तो k कोई पॉजिटिव नंबर है, स्केलर है, तो जो ka वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a के बराबर होगा। अरे इसमें एंड ka वेक्टर विल बी पैरेलल टू a वेक्टर, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, बट अगर k वेक्टर, जैसे इसका एग्जांपल मैं तुम्हें समझा दिया है बट फिर से लिख देता हूं कि 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 टाइम्स होगा a वेक्टर के।
ठीक है। और चीज समझो, नेगेटिव अगर स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाए तो नेगेटिव स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाए तो अगर ये ए वेक्टर है, इसमें मैंने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वेक्टर का डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाएगा अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, और मैग्नीट्यूड जिससे मल्टीप्लाई किया है उतना टाइम्स हो जाएगा। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा बट डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा। -2a वेक्टर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसका मैग्नीट्यूड a से डबल होगा बट डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं कि k अगर नेगेटिव नंबर है तो जो के ए वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा, बट k नेगेटिव है ना, तो इसका भी मॉडुलस लेना पड़ेगा। सर मैंने क्या बोला कि -2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो -2 टाइम्स a का मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ये तो नेगेटिव हो गया, 2 का भी क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे, तो ये इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड ka वेक्टर will be anti-parallel to a वेक्टर, ठीक है ना। सिंपल सा काम है, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो गया, डायरेक्शन पैरेलल है। नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो गया बट डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर डिफाइन किया जाता है, जीरो को जीरो रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जीरो वेक्टर डिफाइन किया जाता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो होता है, ऑब्वियसली नाम ही है जीरो वेक्टर, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन हम नहीं बता सकते। मतलब ये समझ लो, अगर जीरो मैग्नीट्यूड मतलब डॉट हो गया ना, तो डॉट का डायरेक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि डॉट का डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, हम नहीं बता सकते, तो हम बोल देते हैं कि डायरेक्शन ये नॉट डिफाइंड है। ये जनरली तुम्हें ऐसे लिखा मिल जाएगा। तो जैसे अगर दो वेक्टर का सम टोटल जीरो हो रहा है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो बुक वाले में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अगर ऐसे लिखा है तो भी समझ लेना कि ये जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर को तो वेक्टर से इक्वेट कर सकते हैं ना, वेक्टर को स्केलर से तो इक्वेट कर नहीं सकते, तो a प्लस बी का आंसर जीरो नहीं हो सकता, क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। बट बुक वाले ये लिखते हैं इस तरीके से, कोई इतना इश्यू नहीं है, जीरो लिख दिया है तो भी हमें पता है कि हाँ ठीक है, जीरो वेक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप्स के वेक्टर देखते हैं। जैसे कुछ और टाइप के जो वेक्टर तुम्हें देखने मिलेंगे वो है कोलिनियर वेक्टर। कोई बोले कि दो वेक्टर है कोलिनियर है, तो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब जो भी वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो कंबाइंडली मिला के हम बोल देते हैं कि वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हैं, समझ में आ रहा है। तो ए वेक्टर 2a वेक्टर ये कोलिनियर होंगे, -a वेक्टर कोलिनियर होंगे। अरे इसमें पैरेलल भी इंक्लूड रहेगा, एंटी पैरेलल भी इंक्लूड रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बस पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो जैसा अभी तुम्हें मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सिखाया, जब मैं स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहा था तो तुम्हें समझ में आ रहा था कि जो वेक्टर पैरेलल होते हैं वो कब बनते हैं, जब किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, और जो एंटी पैरेलल होते हैं वो कब बनते हैं, जब कुछ नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, समझो अगर बात को, कि इफ a एंड b आर
कोलिनियर, सिर्फ इतना अगर दिया गया है तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो कुछ स्केलर टाइम्स बी वेक्टर होगा। ये स्केलर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट ये कुछ टाइम्स बी होगा। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर कोलिनियर है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? नाम से देखो, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब सेम प्लेन। तो वो सारे वेक्टर जो सेम प्लेन में हैं उनको हम क्या बोल देंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोल देंगे। तो जैसे ये वेक्टर हैं दो, ये जो तुम्हारी स्क्रीन है उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर इस प्लेन से बाहर लाई करे, तो फिर हम उसको बोल देंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है ना? तो वेक्टर्स which lies in same plane are called coplanar vectors। जैसे इसमें बात एक और समझ लो कि अगर सिर्फ दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये बाद में बोलता हूं तो बच्चे खुश नहीं होते हैं, सर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में प्लेन फिक्स्ड है, ऐसा मैंने नहीं किया है। मैं नहीं कह रहा कि प्लेन तुम्हारा स्क्रीन ही होना चाहिए। तो अगर कोई भी दो वेक्टर है, अगर ये ऐसे हैं तो मैं बोलूंगा कि ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोप्लेनर हो गए। दो वेक्टर हैं ऐसे हैं तो मैं बोलूंगा कि ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोप्लेनर है। दो वेक्टर ऐसे हैं, मैं बोलूंगा ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोप्लेनर है। ऐसे हैं, मैं बोलूंगा ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोप्लेनर है। तो इस तरीके से अगर सिर्फ दो वेक्टर हैं तो हमेशा हम एक प्लेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें वो दोनों वेक्टर लाई करें। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तीन वेक्टर्स की बात करें तो वो हो सकता है कि कोप्लेनर हो या ना हो। तो अगर तीन वेक्टर्स हैं, अब अगर ये तीन वेक्टर इस तरीके से लाई कर रहे हैं तो ये कोप्लेनर है, मैं एक प्लेन आइडेंटिफाई कर सकता हूं। बट अगर ये ऐसे लाई कर रहे हैं तो मैं एक प्लेन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जिसमें ये तीनों आ जाए, तो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। ठीक है ना? तो वेक्टर्स which doesn't lie in same plane are called non coplanar vectors। ठीक है, तो एक प्लेन में लाई करें कोप्लेनर, नहीं लाई करें तो नॉन कोप्लेनर। ठीक है, चलो तो आई थिंक हमने जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट किया है। एक अभी तुम्हें समझना है तो मैं समझा देता हूं, बाद में मैं डिटेल में बात कर लूंगा, जिसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब वन, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर having magnitude as unity is called unit vector। ठीक है ना? तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेंगे कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है मतलब वो यूनिट वेक्टर होता है। और जनरली ये यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं, जनरली used for representing डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करने के ये काम आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स टारगेट था
उसमें यही सारी चीजें इंक्लूड होंगी। फिर से मैं अपने आप को कन्फाइन कर रहा हूँ जो फिजिक्स से कनेक्टेड है, ऐसे तो वेक्टर बहुत बड़ा है, बट मैं उतना ही पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे फिजिक्स में रिलीवेंट है। तो उसके लिए इंट्रोडक्शन में ये चीजें काफी हैं। इसमें कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सिंपल जल्दी से हम समराइज कर लें सारी चीजें। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग करी कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ थ्योरीज प्रपोज करते हैं। थ्योरीज को अच्छी तरह प्रपोज करना है तो तुम क्या करते हो, फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करते हो। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मास, लेंथ, एरिया, फोर्स, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं हो सकती। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो किसी ना किसी फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करे, एक मेजरेबल हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेजरेबल होनी चाहिए मतलब उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा तो किसी ना किसी यूनिट में होगा, ठीक है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर, वेक्टर, रेशियो। स्केलर जो तुम डे टू डे अभी तक पढ़ते आ रहे हो, लेंथ, मास, एरिया, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। खास बात क्या है, सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 2 + 2 4, कोई इश्यू नहीं है। 2 में से 2 घटाए 0, कोई इश्यू नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। तो 2 + 2 जरूरी नहीं है कि 4 हो। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटीज में फिर हमने कुछ कुछ एग्जांपल अगर तुम्हें समझने हैं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क भर भर के हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। एंगल बिटवीन क्या होता है, टेल से टेल ज्वाइन करो, ये एंगल जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। अगर तुमने ऐसे किया, टेल से हेड ज्वाइन किया, तो ये वाला एंगल है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एक एरो से रिप्रेजेंट करना है। लेंथ कितनी लोगे, मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल लोगे। सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंबल करोगे, एक एरो लगा दोगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हो गया। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, स्केलर मल्टीप्लाइड विद वेक्टर। तो अगर 2a बोलूं तो 2a वेक्टर क्या होगा कि अगर a ये है तो 2a ये होगा, पैरेलल रहेगा, लेंथ इसकी डबल रहेगी, मतलब मैग्नीट्यूड डबल रहेगा। नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -2a वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड डबल होगा बट डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये a है तो ये 2a है तो ये -2a है। फिर क्या पढ़ा हमने, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर क्या होते हैं, जो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, सब मिला के कोलिनियर है। इसलिए दो कोलिनियर वेक्टर्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या पढ़ा, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक प्लेन में लाई करें। दो वेक्टर्स हमेशा किसी ना किसी सेम प्लेन में लाई करते हैं, इसलिए दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। जो वेक्टर दो से ज्यादा ऑब्वियसली एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, जीरो वेक्टर पढ़ा। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, यूनिट वेक्टर पढ़ा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता है, ठीक है। तो दैट कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर। थैंक यू, टाटा। ये जो फाइल है वो तुम नीचे लिंक दे रखी होगी, वहां से कलेक्ट कर सकते हो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। देयर कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैंड रिटन नोट्स, तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए फाइल शेयर कर दी जाएगी। चलो, टाटा।